हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका डे 10 में सीएमए। ठीक है, डे 10 पे आ चुके हम और काफ़ी आगे आ गए हैं और आई थिंक 3 से 4 दिन बस और होंगे और ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर 15 बजटरी कंट्रोल जो है आपका चैप्टर, उसके प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स ठीक से नहीं किए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने तो काफ़ी पूरा स्किप ही कर दिया है, काफ़ी ने किया है बट डामाडोल है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको उतना। तो कोशिश करेंगे कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ाने की, कोशिश करेंगे पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग लाने की, कोशिश करेंगे थोड़ा मैथमेटिक्स को ईजी करने की। आई होप आप पूरा ध्यान लगा के वीडियो देखोगे। ठीक है, और रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और आपको अगर एक बार में न समझे तो आप, ठीक है, वीडियो फिर से थोड़ा देख लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर लेके बैठे। ठीक है, आराम से प्रॉपर पढ़ाई के मूड में हैं तो ही बैठे, सो के लेट के ये सब सेशन न देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, वीडियो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है वो एक्टिविटी रेशियोज का है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज, 3 जो एक्टिविटी रेशियोज हैं तो वो मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है खुद एक्टिविटी रेशो। ठीक है, कैटेगरी का नाम ही इस पे है, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, इसके 2 फॉर्मूलेज हैं। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रेशो है, एक्टिविटी रेशो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको पहले वही बेसिक समझना होगा। एक्चुअली क्या है कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ओवरहेड्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको समझाना थोड़ा टफ है फ्रैंकली, क्योंकि कनेक्टेड कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। ओल्ड सिलेबस में यही टॉपिक था बट कनेक्टेड सारे टॉपिक्स थे, समझाना बहुत ही आसान था। तो यहाँ वही थोड़ा सा एक जजमेंट लेना मुश्किल है कि आपको और क्या क्या नहीं पता होगा और क्या क्या इसके साथ पहले समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चैलेंज है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशो बेसिकली क्या होता है कि हर बिजनेस में जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो मशीन है उसकी एक बजटेड कैपेसिटी होती है। कुछ की कैपेसिटी यूनिट्स में होती है, कुछ की कैपेसिटी आवर्स में होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी बजटेड कैपेसिटी है, बजटेड कैपेसिटी क्या होती है, जो आप आने वाले साल में जो आप बजट कर रहे हो। हर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बजट बनाती है, आपको पता होगा, चैप्टर का नाम ही है बजट। तो आने वाले साल में आप एक बजट बनाते हो, एक्चुअली कितना हासिल होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप आने वाले साल के लिए जो बजट कर रहे हो, वो बजट जो भी है आपका, उस लेवल पे जो भी आप यूटिलाइज करोगे मशीन को, उसको कहते हैं बजटेड कैपेसिटी या बजटेड आवर्स या बजटेड क्वांटिटी, जो भी कहो। आए ख्याल में, तो आप जो भी आने वाले साल के लिए बजट कर रहे हो, उस लेवल पे जो भी आपकी यूटिलाइजेशन होगी मशीन की, वो आपकी बजटेड लेवल होती है। क्लियर है। फिर एक होता है कि आपने एक्चुअली कितना अटेन किया, एक्चुअली कितना अटेन किया। ठीक है, वो एक होता है। और फिर एक आप और एक डायमेंशन पढ़ते हो, स्टैंडर्ड। आए ख्याल में, स्टैंडर्ड क्या होता है, वो एफिशिएंसी के लिए होता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बनानी है तो उसके लिए आपको कितना अलाउ किया गया था, कितना टाइम दिया गया था। आ रहा है ख्याल में, स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड, कि एक पर्टिकुलर काम कितने समय में हो सकता है। टाइम एंड मोशन स्टडीज करके ये सब निकाला जाता है कि आप लेबर को एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम देना चाहते हो। टाइम अलाउड जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टाइम। तो जब मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहा हूं तो वो एफिशिएंसी होती है। इसी में एफिशिएंसी रेशो आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं कि एफिशिएंसी रेशो बहुत ईजी है। आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हो, कितना टाइम आपको दिया गया था, आपने कितना टाइम लिया, उससे आपकी एफिशिएंसी जज होती है। तो दैट फॉर्मूला इज वेरी इजी। अब एक्टिविटी रेशो में हम क्या देखेंगे कि जो भी आपका ये बजटेड बेस है, जो आप बजट कर रहे हो आने वाले साल के लिए, जो आप यूटिलाइज करने वाले हो, इसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल से। लेकिन एक्चुअल कौन सा, एक्चुअल के लिए जो स्टैंडर्ड था, मतलब बजटेड और स्टैंडर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे। अब आपको बस यही समझना है कि बजटेड और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है। स्टैंडर्ड जो होता है ना, उसका जो बेस है वो हमेशा एक्चुअल का ही होता है।
कि एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया था। बेस जो होता है ना लेवल का आउटपुट का, वो एक्चुअल का होता है, और बजटेड अपने आप में एक लेवल है जो आप आने वाले साल के लिए टारगेट रखते हो। आए ख्याल में? तो क्या फॉर्मूला है इसका? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आ रहा है ख्याल में कि एक्चुअल आउटपुट अटेन करने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया था, वो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा आवर्स में। ठीक है, हम आवर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आवर्स हमारी कैपेसिटी आवर्स में है। तो आप एक्चुअल जो भी बना रहे हो उसके लिए आपको कितना टाइम दिया गया था। आए ख्याल में? स्टैंडर्ड लेवल में आप कितना यूटिलाइज करने वाले थे, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करने वाले थे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब बजटेड आवर्स किसके लिए होगा? बजटेड आउटपुट के लिए। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखा जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट कुछ होता नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स निकाले जाते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाएं और आपकी एफिशिएंसी जज कर पाएं कि स्टैंडर्ड आपको कितना टाइम दिया गया था और एक्चुअल आउटपुट आपने एक्चुअल कितने टाइम में बनाया, उससे आपकी एफिशिएंसी जज होती है। पर यहां हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड को बजटेड से। तो अगर आप स्टैंडर्ड को बजटेड से कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, आप कितनी एक्टिविटी प्लान कर रहे थे। ठीक है, प्लान, ये प्लानिंग वाला है। इसमें देखो एक्चुअल आवर्स यूज नहीं होता, इसमें एक्चुअल आवर्स यूज नहीं होता। क्लियर है? आर स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड को अगर आप बजटेड से कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, आने वाले साल में आप कितनी एक्टिविटी यूटिलाइज करने का प्लान कर रहे हो, वो आपको पता चलता है। ठीक है, इनटू 100। एक और रेशियो है, मैं बाद में बताता हूं। फिर है आपका कैपेसिटी रेशो। अब कैपेसिटी रेशो आपका एक्चुअल रेशो है कि आपने एक्चुअली कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया आउट ऑफ योर बजटेड क्वांटिटी, या बजटेड जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो अपन इस टाइप के रेशो में सब आवर्स में ही देखने वाले हैं। तो बजटेड आवर्स में से एक्चुअल में आपने कितना यूटिलाइज किया, एक्चुअली कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई, तो वो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स एक्चुअल आउटपुट के लिए ही होता है, तो ये भी लिखा नहीं जाता। एक्चुअल आवर्स हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए होते हैं, बजटेड आवर्स बजटेड आउटपुट के लिए होते हैं। तो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। समझ में आ रहा है? तो 1 और 2 में फर्क क्या है? दोनों में बजटेड आवर्स हैं। तो आउट ऑफ बजटेड आवर्स आप कितना प्लान कर रहे थे यूटिलाइज करने का, कंज्यूम करने का, वो आपका एक्टिविटी रेशो है। और आप एक्चुअली कितना यूटिलाइज कर गए, वो कैपेसिटी रेशो आपको बताता है। ठीक है, और थर्ड आता है आपका एफिशिएंसी रेशो। और एफिशिएंसी मैंने जैसे ही कहा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। एफिशिएंसी में बजटेड आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, बेस सेम होता है इनका। तो सेम बेस पे सेम एक्चुअल आउटपुट के लिए आपको कितना टाइम दिया गया था और आपने कितना टाइम लिया, इसके रेशो से पता चलता है एफिशिएंसी रेशो क्या है। अगर आपने स्टैंडर्ड से कम टाइम लिया है तो ये रेशो 100 के ऊपर आएगा, और अगर आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम ले लिया तो इसका रेशो 100 से कम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो एक्टिविटी रेशो का एक और फॉर्मूला है वो है कैपेसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी रेशो। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो है, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक्चुअल आवर्स यहाँ न्यूमरेटर में है और एक्चुअल आवर्स यहाँ डिनोमिनेटर में। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आवर्स कट हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बचेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आपका एक्टिविटी रेशो का है। ठीक है, आप देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दे रहे हो कैसे कट हो रहा है और फॉर्मूला वो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे पूरे फॉर्मूलेज हैं। आराम से देखो, आराम से सोचो, आराम से समझो। समझ में आ गए ना तो बहुत ही इजी मार्क्स है। और एक अटेम्प्ट में तो 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए, मतलब तीनों पे एक कॉमन क्वेश्चन आया था।
मतलब 3-3 मार्क्स सीधे जेब में। तो ध्यान दो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है और लॉजिकली भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक साथ पहले मैं एक्टिविटी रेशो के सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। बोलो, if the capacity ratio and efficiency ratio of a factory are 95% and 125% respectively, then activity ratio will be। ठीक है, ये जो सेकंड फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो का था उस पे है, मतलब सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ गया। इतना इजी, फोकट के मार्क्स है, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए तो बोलो, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, यानी 95%। अब इसको आप लिखने के लिए 95% इंटू 125% भी लिख सकते हो, या आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स है सर, आपको जैसा जमता है ना आप वैसा कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो 95% इंटू 125%। अब काफी बच्चों को 125% डेसिमल में लिखने में गलती भी कर सकते हैं, मतलब आप क्या क्या गलती कर सकते हो मैं सब इमेजिन कर सकता हूं। ठीक है, तो 125% को डेसिमल में कैसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय 100, तो वो आएगा 1.25। बच्चों को क्या लगता है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया ना तो वो सब 1 के नीचे ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। 125% है, 100 के ऊपर है ना, तो डेसिमल भी 1 के ऊपर आएगा, 1.25 भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो 95 इंटू 125 भी ले सकते हो, या आप 0.95 इंटू 1.25 भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो 0.95 इंटू 1.25 ये डेसिमल में आया। अब फिर वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनको इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो, तो आखिरी में इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो ये आता है 1.1875, 1.1875 इंटू 100, तो ये आएगा 118.75%, 118.75%। क्लियर है, तो सिंपल है, बस दो परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर है। या जो ऊपर का है 95 इंटू 125 करोगे तो 11875 आएगा, पूरा 11875। उसको फिर आपको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर ले रहे हो, 95% को 95 ले रहे हो, 125 को परसेंट को 125 ले रहे हो, तो बस उसको आखिरी में डिवाइडेड बाय 100 कर देना। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डेसिमल में ले रहे हो तो आखिरी में इंटू 100 कर देना, एब्सोल्यूट नंबर ले रहे हो तो आखिरी में डिवाइडेड बाय 100 कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, पन्ने पलटाओ फटाफट। क्वेश्चन 17 आ जाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। रिलायबल लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग डेटा, अगस्त 21 का एक क्वेश्चन है। बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है, देखो बजटेड अपने आप में अलग लेवल है, प्रोडक्शन दिया है 800 यूनिट्स, और अब टाइम दिया है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 25 घंटे लगते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए 25 घंटे लगते हैं। ठीक है, एक्चुअल आपने कितना बनाया, 576 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट है 576 यूनिट्स। ठीक है, अब पूछा है अब और दिया हुआ है कि एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने हैं, 12,000 आवर्स, 12,000 आवर्स एक्चुअली काम हुआ, और आपसे पूछा है एफिशिएंसी रेशियो बताओ। अब एफिशिएंसी रेशियो मैंने बताया था सबसे इजी है, उसमें बजटेड का कोई काम ही नहीं है, बजटेड प्रोडक्शन का कोई काम ही नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है बोलो, एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। बोलो, अब काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये बार बार क्या होता है। तो आपको ये दिया रहेगा स्टैंडर्ड टू एक्चुअल, एक रेशियो दिया रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितना है 25 आवर्स लगते हैं फॉर 1 यूनिट। अब यूनिट मतलब कितने यूनिट, बेस चाहिए ना आपको, तो वो बेस क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है 576, तो 576 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया होगा, 576 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया होगा, वो आपको निकालना है।
आपने एक्चुअल में कितना लिया वो दिया है, 12,000 आवर्स आपने लिए, पर आपको टाइम दिया कितना गया था वो आप निकालोगे और उसको आप कहोगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, बोलो। तो 576 एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 25 आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टोटल आवर्स। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने लगे थे, 12,000 आवर्स। तो 12,000 आवर्स का बेस क्या है, वो भी एक्चुअल आउटपुट के ही हैं। पर यूनिट कितने निकले वो नहीं दिया रहता, टोटल दिए हैं कि 576 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 12,000 आवर्स लग गए। क्लियर है? तो आपको अलाउ कितने किए गए थे, 576 इंटू 25, तो आपको अलाउड था 14,400 और आपने 12,000 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लिया। देखो आपने टाइम कम लिया है, 14,400 आवर्स आपको दिए गए थे, आपने सिर्फ 12,000 में उसको काम कर दिया, मतलब आपने कम टाइम में काम किया है, तो आपकी एफिशिएंसी 100 के ऊपर आएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 14,400 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, तो ये आएगा 120%। 120% आ रहा है, आ रहा है क्या, 120% है कि नहीं? इजी बताओ भाई, इजी है या नहीं है? इजी है या नहीं है? ठीक है, एफिशिएंसी रेशो सबसे इजी है। ठीक है, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। चलिए, क्लियर है? क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब है 19 वाला, नहीं 20 वाला। 20, 21, 22, तीन क्वेश्चन एक साथ लेटेस्ट एग्जाम में दिसंबर 21 में आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्वेश्चन है। 3 मार्क का आ गया था, 3 क्वेश्चन बैक ऑन बैक आ गए थे। ठीक है, एक कॉमन डेटा पे 3 क्वेश्चन आए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस शेयर कैपिटल में भी आ रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। PQR फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इन 1 स्टैंडर्ड आर। अब ध्यान देना इसको, ये उल्टा दिया है। पहले क्या दिया था, 25 आर एक यूनिट। यूनिट क्या था, यूनिट बेस था। अभी उल्टा है, अब लिखा है 2 यूनिट्स बनते हैं 1 घंटे में। उल्टा है, आई होप आप इतना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये उल्टा दिया है। ध्यान दो, ठीक है, 2 यूनिट्स बनते हैं 1 स्टैंडर्ड आर में। ठीक है, actual production during a particular year is 34,000 units and budgeted production for the units for the year is 40,000 units। ठीक है, दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट 34,000 यूनिट्स है, बजटेड प्रोडक्शन था 40,000 यूनिट्स, दोनों का बेस आपको दिया हुआ है। अब आपको दिया है, देखो एक्चुअल आवर्स कितने लग गए, 16,000। तो आपको पूछा है एक्टिविटी रेशो क्या है, और फिर उसी डेटा को यूज करके कैपेसिटी रेशो क्या है, फिर उसी डेटा को यूज करके एफिशिएंसी रेशो क्या है। तीनों पूछे, तीनों पूछे। ठीक है, तो बोलो, तीनों अलग अलग भी निकाल सकते हो, या पहले कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्टिविटी रेशियो वैसे ही आ जाएगा। आपको जैसा करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं पहले पूरा डेटा निकालता हूं। ठीक है, ध्यान दो, डेटा को समझो, डेटा को एनालाइज करो। बोलो, पहले इसको डिकोड करो कि ये क्या है। 2 यूनिट्स इन 1 आवर, तो एक यूनिट के लिए कितना, आपको पहले ये समझना है। 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हाफ आवर। ठीक है, ये 2 को उधर भेजो, तो एक यूनिट को बनाने के लिए आधा घंटा लगता है। आए ख्याल में? बस ये अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो गलती होने का बहुत कम चांस है। ठीक है, बोलो, हम आवर्स में पूरा कैलकुलेट करेंगे। बोलो, आर के हिसाब से लेना है। तो पहला है सर एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। बोलो, अब आपको आवर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसमें आउटपुट दिया है और आउटपुट टू आवर्स का रेशो दिया है। ठीक है, बोलो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, अब भी आपने निकाला कि एक यूनिट बनाने के लिए हाफ आवर लगता है, मतलब 0.5 आवर्स लगता है। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना लगेगा, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 34,000 यूनिट्स दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू 34,000 यूनिट्स, इतने आवर्स आपको दिए गए थे। बजटेड कितने आवर्स होंगे, बोलो, बजटेड आउटपुट इंटू जो भी ये रेशो है, बोलो, तो 0.5 इंटू बजटेड क्वांटिटी वो है 40,000। क्लियर है? बोलो, तो क्या आएगा, 34,000 इंटू 0.5 वो आएगा 17,000 और 40,000 इंटू 0.5 वो आएगा 20,000 इंटू 100।
बोलो 17,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये आएगा सर आपका 85%। 85%, ठीक है, आ रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस पहला स्टेप अगर आप संभाल गए, पहला स्टेप आप संभाल गए तो गिरने के चांसेस नहीं है। चलिए बढ़े आगे। अब बताओ कैपेसिटी रेशो क्या होगा, बोलो कैपेसिटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100, सिंपल है ये। बोलो एक्चुअल आवर्स तो दिए हुए हैं, एक्चुअल आवर्स तो दिए हुए हैं, कितने हैं 16,000 आवर्स, बोलो 16,000 आवर्स दिए हुए हैं। बजटेड आवर्स ऊपर आपने निकाला 0.5 इंटू 40,000 यानी कि 20,000 इंटू 100, बोलो 16,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो ये आएगा 80%, ठीक है 80%। तो आपने प्लान कितना किया था कि मैं 85% कैपेसिटी यूज करूंगा, पर एक्चुअल में आप कितना अटेन कर पाए 80%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है एफिशिएंसी रेशो, ठीक है, बोलो एफिशिएंसी भी काफी इजी है। एफिशिएंसी रेशो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100, बोलो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हम निकाल चुके थे 0.5 इंटू 34,000 अपॉन एक्चुअल आवर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं 16,000, तो 17,000 डिवाइडेड बाय 16,000, ठीक है। 17,000 आवर्स का काम आपने 16,000 आवर्स में कर दिया, कम टाइम में किया है, तो इसका रेशो 100 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो 17,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100 वो आएगा 106.25%, 106.25%। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, मतलब छोड़ना नहीं यार इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं, अच्छे से फॉर्मूले समझा दिए, लॉजिक्स बता दिए, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आ रहा है आपका भी, साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो क्या भाई, कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं प्रोडक्शन बजट पे, ठीक है, प्रोडक्शन बजट के क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्शन बजट का जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है वो आई थिंक एक ही बार आया है, पर वो भी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा देता हूं कैसे है वो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। आगे चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोडक्शन फॉर फोर्थ क्वार्टर, टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस नंबर बदलते रहते हैं, ठीक है। बोलो फोर्थ क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, वो आपको पूछा है। टिपिकली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, प्रोडक्शन पैटर्न दिया होता है, वो बदल सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मैथमेटिक्स होता है, बस ग्रामर प्लस मैथमेटिक्स आपको वो पकड़ना है। एक पूरा प्रोडक्शन पैटर्न दिया है, उसको बस आपको फॉलो करना होता है। तो पूरे यूनिट सोल्ड आपको दिए, यूनिट सोल्ड आपको दिए कि कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, क्वार्टर वाइज पूरा दिया है, 12, 15, 16.5, 18,000, ठीक है। अब वो पैटर्न दिया है, प्रोडक्शन पैटर्न, ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 1 एंड क्लोजिंग यूनिट्स 12,500 एट द एंड ऑफ क्वार्टर 4, सीधे ईयर का ओपनिंग और ईयर का क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। अब प्रोडक्शन पैटर्न दिया है, प्रोडक्शन इज 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर रिक्वायरमेंट, करंट क्वार्टर का जो भी है 2/3, रिक्वायरमेंट मतलब सेल, कि आपको जितना भी बेचना है एक क्वार्टर में उसका, उसी क्वार्टर का 2/3 आप उसमें ही बना लेते हो, और आने वाले क्वार्टर का 1/3 बनाते हो। तो दोनों को ऐड करके आपको पता करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आप टोटल कितना बनाते हो। तो ये पैटर्न क्या है, जो भी करंट क्वार्टर चल रहा है उसका 2/3 आप बनाते हो, और एडवांस में आने वाले क्वार्टर का 1/3 बना के रखते हो। तो सर इस क्वार्टर का 1/3 कैसे बनेगा, वो पिछले क्वार्टर में बन गया होगा ना बेटा, साइकिल है ना ये, साइकिल है ये। तो हमेशा आप आने वाले क्वार्टर का 1/3 एडवांस में ही बना के रखते हो, ये ऐसा पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चेक आपको करना है, एक चेक आपको करना है कि जो पैटर्न इन्होंने बताया है और जो डेटा इन्होंने दिया है वो पैटर्न से मैच होना चाहिए। अगर वो पैटर्न से मैच हो रहा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर काफी बार इंस्टीट्यूट इस टाइप के भी क्वेश्चन डाल देता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन के डेटा से ही मैच नहीं हो रहा, मतलब
मतलब दया आती है मुझे स्टूडेंट्स पे कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या करेंगे, मुझे वो टेंशन होती है। चलो हमारे हमारे गाइडेंस में जो है, हमारे लेक्चर बाहर जो है, हम तो उनको अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं। फंसता कौन है इसमें? जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बुरा फंसता है वो। ठीक है, तो ध्यान दो। अब मुझे बताओ, हम आने वाले क्वार्टर का 1/3 बनाते हैं एडवांस में, तो ऐसा ही पैटर्न होना चाहिए। तो करंट ईयर का, ठीक है, मेरे वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुनना, मैं 2-2 बार 3-3 बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से सुनना है, नहीं समझ में आए तो बैक जाके फिर से सुनना है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि करंट ईयर की Q1 के पहले कौन सा क्वार्टर होगा? पिछले साल का Q4। पिछले साल का Q4 जो है, उसी में आपने करंट ईयर के Q1 का 1/3 बना लेना चाहिए। मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? अकाउंट्स। ओपनिंग स्टॉक कहां से आया? पिछले साल आपने आने वाले साल का कुछ एडवांस बना लिया, इसलिए तो ओपनिंग स्टॉक आता है ना। अगर आप आने वाले समय का कुछ बनाओ ही नहीं तो ओपनिंग स्टॉक तो जीरो होना चाहिए। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? करंट ईयर के Q1 का 1/3 ही होना चाहिए, क्योंकि आपका पैटर्न ही वही है ना। आप आने वाले क्वार्टर का 1/3 बनाते हो, तो भैया आपने यही पिछले साल के 4th क्वार्टर में भी किया होगा। तो करंट ईयर का Q1 का 12,000 है, 12,000 का 1/3 कितना होता है सर? 4,000। तो ओपनिंग स्टॉक कायदे से 4,000 होना चाहिए, पर आपका ओपनिंग स्टॉक देखो आपने कितना दिया है? 10,000। मतलब आपका डेटा, आपका पैटर्न मैच ही नहीं हो रहा। आपका डेटा, आपका पैटर्न मैच ही नहीं हो रहा। तो यहां पे आपको लॉजिक यूज करना है। इसका मैनुअल तरीका भी होता है जो मैंने आंसर में दिया होगा, वो मैनुअल तरीका है। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट लॉजिक, कि यहां कितना होना चाहिए? 4,000। सर ये कहां से आया? 12,000 जो आपका Q1 है उसका 1/3 आपने पिछले साल बनाना चाहिए आपने, तो 4,000 ही बनाना चाहिए। लेकिन आपने कितना बना लिया है? 10,000। कितना एक्सेस आपने बनाया है? 6,000। यानी आपके ओपनिंग स्टॉक से ही 6,000 एक्स्ट्रा बनते हुए आ रहा है। अब आपको बस यही समझना है कि मैं करंट ईयर में तो ये पैटर्न लागू कर दूंगा। करंट ईयर में जब मैं आऊंगा तो मैं पैटर्न के हिसाब से ही प्रोड्यूस करूंगा। Q1 का 2/3, Q2 का 1/3, फिर Q2 में Q2 का 2/3, Q3 का 1/3, फिर Q3 में Q2 का 2/3, Q4 का 1/3। मैं ये पैटर्न करंट ईयर में फॉलो करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 6,000 ज्यादा बन चुके हैं ओपनिंग स्टॉक में जो थे, ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे, क्योंकि आपका साल का प्रोडक्शन तो तय है। साल का प्रोडक्शन तो तय है ना, सेल भी साल का तय है, तो ईयरली अमाउंट तो फिक्स है, सिर्फ हम उसको ब्रेक कर रहे हैं क्वार्टर वाइज बेस्ड ऑन द ट्रेंड। तो ये 6,000 कहां जाएंगे? समझ रहे हो? ये पहले आपने ज्यादा बना लिए, ये इस साल में कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। तो ये कहां एडजस्ट होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये Q4 में ही एडजस्ट होते हैं। और इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा आपको Q4 ही पूछा रहेगा। कभी भी क्वेश्चन Q1, Q2, Q3 के ऊपर आएगा ही नहीं। हमेशा इस पैटर्न का क्वेश्चन Q4 के प्रोडक्शन पे ही आता है, क्योंकि ये जो भी डिफरेंस है ये Q4 में एडजस्ट होता है। अब मेरा लॉजिक समझो कि अगर 6,000 आपका ज्यादा बन गया है तो जो भी ये पैटर्न के थ्रू आएगा उसमें से आपको 6,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा बन गया है। और अगर उल्टा होता तो 4,000 ओपनिंग होना चाहिए, पर सपोज 2,000 होता तो 4 - 2, 2,000 कम ओपनिंग स्टॉक में है, तो इतना आपको ज्यादा बनाना पड़ता, तो आप Q4 में उतना ऐड कर देते। समझ में आ रहा है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, 6,000 ओपनिंग स्टॉक में ज्यादा है, तो Q4 में 6,000 में कम बनाऊंगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ऐसा आपको करना है। तो पहला जो स्टेप है नॉर्मल है कि आप Q4 में कितना बनाओगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब एक और इसमें ट्विस्ट है कि Q4 में आप कितना बनाओगे। बोलो Q4 में कितना बनाऊंगा? Q4 में कितना बनाऊंगा? Q4 का 2/3 और अगले क्वार्टर का। अब Q4 के बाद कौन सा क्वार्टर आएगा भाई? साल में तो 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो अगले साल का पहला क्वार्टर आएगा। अगले साल का पहला क्वार्टर का डेटा दिया है क्या? नहीं दिया है, तो मैं निकालूंगा कैसे? तो इसीलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्या वो क्वार्टर का पूरा सेल है? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी क्वार्टर का सेल होता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है? जो आपने बना के रखा है।
आने वाले क्वार्टर का जो आपने बना के रखा है, और आप कितना बनाते हो 1/3, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी 1/3 है आपके अगले साल के Q1 का। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये जो 12,500 है, मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये ऑलरेडी 1/3 है आपके अगले साल के Q1 की सेल का, क्योंकि टैली करने के लिए कुछ है नहीं, Q1 का अगले साल का डेटा तो दिया ही नहीं है ना। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक क्यों बचाया, क्योंकि आपने ज्यादा बनाया। अब ये ज्यादा क्यों बनाते हैं? इन एंटिसिपेशन ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, और जो इनका ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है? आने वाले क्वार्टर का 1/3 ही बनाते हैं। तो मैं मान लूंगा कि ये 12,500 1/3 ही है, तो सीधे 1/3 पूरा ये जो है 12,500 खुद में 1/3 ही है, तो ये पूरा अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो Q4 में टिपिकली क्या होता है, Q4 का ही 2/3, Q4 का सेल कितना है 18,000 का 2/3 और प्लस आने वाले क्वार्टर का 1/3, पर आने वाले क्वार्टर का सेल दिया ही नहीं है, तो वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे 1/3 ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मतलब इसको आप मान रहे हो कि ये 1/3 है ऑफ Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। लिख लो, ये लिख लो, ठीक है, लिख लो कि ये 12,500 क्या है, ये ऑलरेडी 1/3 है ऑफ Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप ऐसा मान रहे हो और इसको इसलिए सीधे ऐड कर रहे हो। तो बोलो Q4 का नॉर्मल फ्लो के हिसाब से इससे जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं है, घाई गड़बड़ मत करना, ये फ्लो के हिसाब से आपको कितना बनाना चाहिए वो निकलेगा। ठीक है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 दैट कम्स टू 12,500 एंड प्लस 12,500, 12,000 प्लस 12,500 दैट कम्स टू 24,500। इतना आपको बनाना चाहिए, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक में 6,000 ऑलरेडी आप ज्यादा बना चुके हो। अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जैक्टली 4,000 होता, सुन लो अच्छे से, मैं सारे सिनेरियो अच्छे से बता रहा हूं, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से सुने। ठीक है, कि अगर यहां पे पहला सिनेरियो एग्जाम्पल लेते हैं कि 4,000 अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो ये आंसर फाइनल होता। अगर ओपनिंग स्टॉक 4,000 होता तो ये हमारा Q4 का फाइनल प्रोडक्शन आ चुका होता। अब वैसा है नहीं, ओपनिंग स्टॉक 4,000 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, कितना एक्सेस है 6,000, तो यहां आपको क्या करना है, माइनस एक्सेस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एक्सेस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, कल चल के शॉर्टफॉल निकला तो फिर वो ऐड करेंगे। अगर शॉर्टफॉल है, कम बनाया है, तो Q4 में उतना ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा बन चुका है, एक्सेस है, तो उतना अपन माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां लास्ट में आपको माइनस करना है। कितना एक्सेस बना है सर, एक्चुअल स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस पैटर्न के हिसाब से कितना होना चाहिए 4,000, तो ये निकालो कितना आएगा, ये ब्रैकेट कितना आएगा 6,000, तो 24,500 माइनस 6,000 दैट कम्स टू 18,500, 18,500। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने कहा थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहां मैं 10,000 की जगह 10,000 यूनिट्स की जगह 4,000 कर दूं तो एकदम सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे माँ बाप आपको सोचते हैं ना कि मेरा बेटा सीधा हो, पर आप होते नहीं हो, वैसा ही है। ICSI ने बता दिया कि आप कैसे हो। ठीक है, तो ये टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें एक्सेस है, तो अपन वो बस वो Q4 का इसलिए माइनस करेंगे। अब अगर Q1, 2, 3 का पूछा जाए तो उसमें ये एक्सेस एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, लिख लो, ये एडजस्ट जो होता है एक्सेस या शॉर्टफॉल, एडजस्टमेंट इज मेड ओनली इन Q4। तो कल चल के अगर आपको क्वेश्चन Q1, Q2, Q3 का है तो आपको बस पैटर्न के हिसाब से लेना है। निकाल के दिखा देता हूं, मुझे पता है कुछ आलसी बच्चे कह रहे होंगे सर बता दो ना, क्या दिक्कत है आपको, क्या कहां जाना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में Q2 पूछा है तो क्या पैटर्न है, Q2 का ही, Q2 है 15,000, उसका 2/3, और आने वाले क्वार्टर का Q2 के बाद क्या आता है Q3, तो Q3 का 1/3। बस ऐसे आप निकाल के ऐड करके निकाल लो। ठीक है, 15,000 का 2/3 आएगा 10,000, प्लस 16.5 का आएगा 5.5, तो आएगा 15.5। ठीक है, तो Q1, 2, 3 कुछ भी पूछा जाए तो उसमें एक्सेस सरप्लस का एडजस्टमेंट नहीं करना है, पैटर्न के हिसाब से निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया?
चलिए, तो आई होप ये पैटर्न अब आपको समझेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, पैटर्न मैच करना है। ओपनिंग स्टॉक से पैटर्न मैच करना है। पैटर्न मैच हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैटर्न के हिसाब से आंसर निकाल लो। पैटर्न में दिक्कत होगी Q4 में, क्योंकि आने वाले क्वार्टर का सेल दिया ही नहीं रहता, तो बस 1/3 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर की जगह पे सीधे क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देने का। क्लियर है? चलिए, आई होप काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। चलिए सर, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, ठीक है। पॉज करके लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ, ठीक है। सब लिखा के दे दिया है सर मैंने, देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, तो ये रिपीट हो सकता है, मैं बता रहा हूं ये रिपीट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी तक एक ही क्वेश्चन इसमें आया है, ठीक है। चलिए सर, इसी से एक थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन बजट का ही है पर काफी अलग है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस पार्ट में अभी 10-15 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहना भाई, ठीक है। थोड़ा पार्ट ये लंबा हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल्स का है, टाइम लगेगा। चलिए आ जाओ, आ जाओ। ये भी थोड़ा रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली हम एक्चुअली इससे भी रिलेटेड जो है आपको ज़्यादा एक्चुअली सिलेबस में दिया नहीं है, इसलिए ये भी थोड़ा समझाना मुश्किल काम है, ठीक है। बताता हूँ चलो मैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2020-21, नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन विल बी 5% ऑफ इनपुट, ठीक है। ये आपको समझना है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐसा लॉस जो प्रोसेसिंग में होता ही है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल इवोपरेट होता है, आप रोक नहीं सकते, कितने भी अच्छे कंटेनर यूज कर लो, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होता है। अगर आप आइस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आइस भी पिघलती है, वो मेल्ट होती है, बरोबर। तो सब्सटेंसेस पिघलते हैं, इवोपरेट होते हैं, श्रिंक होते हैं, कुछ ना कुछ वो होते हैं। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स में नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट होता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि ये 5% को कैसे आप इंटरप्रीट करोगे, कि अगर मैं 100 kg रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में डाल रहा हूं, अगर मैं 100 kg रॉ मटेरियल डाल रहा हूं प्रोडक्शन में, तो आउटपुट कितना निकलेगा, 5% माइनस होके। तो 100 kg इनपुट माइनस 5%, तो वो 5 किलो का नॉर्मल लॉस होगा, वो वेट इवोपरेट हो जाएगा, और कितने केजी का आउटपुट बनेगा, सिर्फ 95 kg। क्लियर है? 100 गया तो 95 निकलेगा, 100:95, इसको बोलते हैं 5% का नॉर्मल लॉस, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मली क्या होगा, आप 100 से 95 जाते हो, इसमें उल्टा है, इसमें पहले 95 निकलेगा, फिर 95 से आपको 100 जाना है। तो ये इतना आसान नहीं है सर, वो 10% ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बेस मैथमेटिक्स का आपको ध्यान देना है। 100 का 5% 5 किलो होता है, 95 का 5% लोगे तो 5 नहीं आता, निकाल के देख लो कैलकुलेटर पे। तो उसमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, आए ख्याल में, क्योंकि ये बेस चेंज हो रहा है। तो बस यही आपको मैथमेटिक्स ध्यान पे देना है, बाकी कोई ट्रिकीनेस इसमें नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलो। सेल्स इन यूनिट्स एज पर सेल्स बजट इज 38,350 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 6,600 यूनिट्स व्हिच हैज बीन एस्टिमेटेड 10% मोर देन द प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। एक और मैथमेटिक्स, ठीक है, ध्यान दो। क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 6,600 है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, और ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेशन दिया है, मैथमेटिक, ठीक है। तो वो क्या लिखा है, विच हैज बीन एस्टिमेटेड, यानी क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। पिछले साल का जो क्लोजिंग है, अब ये भी वही समझाना पड़ेगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बनता है, ठीक है। तो भले लिखा प्रीवियस ईयर क्वांटिटी है, तो आपको ये समझना है पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होता है, सेम कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी 10% ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग को क्या लेंगे, एग्जांपल 100 ले लो, बेस को हमेशा 100 लो। 10% किससे ज्यादा है, ओपनिंग से, तो बेस क्या हो गया, ओपनिंग, तो ओपनिंग को 100 ले लो, तो 100 का 10% 10, ठीक है।
तो अगर ओपनिंग में 100 लूं तो क्लोजिंग का बेस कितना होगा 110। 100 का 10% 10 आएगा और 100 प्लस 10 110। ठीक है, तो क्लोजिंग का बेस कितना है 110 और ओपनिंग का बेस कितना है 100। ये रिलेशन आपको मिल गया। तो अब ये एक्चुअल यूनिट्स पे अप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक निकाल लो। बोलो, तो क्लोजिंग स्टॉक 6600, क्लोजिंग को क्लोजिंग के बेस से डिवाइड करो। क्लोजिंग का बेस है 110 इंटू आपको क्या निकालना है ओपनिंग, ओपनिंग का बेस कितना है 100, तो ये आएगा 6000 यूनिट्स। आ रहा है ख्याल में? टैली कर सकते हो आप। 6000 का 10% 600, 600 प्लस 6000 6600, तो टैली हो रहा है। तो ये रिवर्स वर्किंग है। ठीक है, आपको बेस अज्यूम करना पड़ेगा, बेस के हिसाब से परसेंटेज अप्लाई करो और फिर ठीक है रिवर्स वर्किंग करके आप निकाल लो। तो ओपनिंग स्टॉक मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, सेल भी दिया हुआ है। इससे क्या निकलता है आपको कॉस्ट शीट से पता होना चाहिए। इससे प्रोडक्शन निकलता है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आप बना रहे हो, एक्चुअल आउटपुट जो आप बना रहे हो वो आपका निकलेगा। बोलो, पहले नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ये यूनिट्स में मैं यूज कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट इज इक्वल टू सेल यूनिट्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसमें? प्रोडक्शन। तो फॉर्मूला शफल करो, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बोलो सेल्स कितना है 38,350 माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, बोलो कितना आएगा? 38,950। ठीक है, निकालो 38,950। ठीक है, ये क्या है? ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। मतलब वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 100:95 बताया, इनमें से ये क्या है? ये 95 है, इनमें से 95 है। अब आपको इनपुट निकालना है कि अगर 38,950 आपका आउटपुट है और 5% नॉर्मल लॉस होता है, तो बताइए इनपुट कितना होगा? आपसे क्या पूछा है? बताइए इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन विल बी, आपको इनपुट पूछा है। तो ये भी आपको रिवर्स वर्किंग करनी है। इसमें डायरेक्टली 5% ऐड नहीं करना है। मैथमेटिकली ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है, तो आपको रेशो समझना है। 100 गए तो 95 आए, तो 95 कितना है? 38,950 है, तो इनपुट कितना होगा? तो रिवर्स वर्किंग करो, 38,950 को उसके बेस से डिवाइड करो, उसका बेस कितना है 95 और इनपुट का बेस कितना है 100, तो हमको इनपुट निकालना है। 38,950 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 दैट कम्स टू 41,000। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब 41,000 इनपुट है, वो 5% जो लॉस है वो किसका है? वो इनपुट का है, आउटपुट पे नहीं लगा सकते हो। अब इनपुट मिल गया ना, इस पे लगा के देखो, तो 41,000 स्क्रीन पे है, -5% करके देख लो, -5%, 38,950 ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर कितना आया? 41,000। आपका आंसर कितना आया? 41,000। ठीक है, तो इसमें भर भर के मैथ्स है। ठीक है, मतलब कॉमर्स वालों के हिसाब से तो भर भर के मैथ्स में कहूंगा इसमें। चलिए, आई होप आपको समझ में आया रिवर्स वर्किंग कैसे करते हैं, कैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब मैंने बता दिया। अगर आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो। क्लियर है? क्लियर है क्या? बढ़े आगे? चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए थोड़े से प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड। अब आते हैं आपके फेवरेट कैश बजट पे। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और मज़ेदार है, मतलब बच्चे तो घूम जाते हैं, उनका सर चकरा जाता है, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन ये होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैश बजट का ये क्वेश्चन है, कैश बजट का एक क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। पूवी लिमिटेड, ठीक है, पूवी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पूर्वी होगा वो, आई थिंक सो, जो भी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का सेल दिया है, 3 महीने का सेल दिया है, एक्सपेक्टेड सेल। फिर पूछा है, बोला है रफली 40% ऑफ द सेल इज फॉर कैश। बोलो 40% कैश है, तो बचा हुआ क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 60% ऑफ सेल।
फिर जितना भी क्रेडिट सेल है, जितना भी क्रेडिट सेल है वो कैसे कैसे कलेक्ट होता है, उसका पैसा कैसे कैसे आता है, वो आपको दिया गया है। ध्यान दो, 80% ऑफ क्रेडिट सेल, आप समझो बात को, 80% ऑफ टोटल सेल नहीं है। कभी भी 80 को टोटल सेल से मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले आपको 60% क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा, फिर इस जो भी क्रेडिट सेल का अमाउंट आया उसका 80%, टोटल के 60 का 80, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो 80% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ, ठीक है, यानी उसका उसी मंथ में क्रेडिट सेल का कुछ भी नहीं मिलता, क्रेडिट सेल का उसी मंथ की सेल का उसी मंथ में कुछ भी नहीं मिलता है। कलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ में भी पूरा नहीं मिलता, 80% मिलता है, और उसके और अगले महीने में बचा हुआ 20% मिलता है, ठीक है। बैलेंस कितना होगा, 80 अगर फर्स्ट मंथ में मिल रहा है तो और अगले मंथ में कितना आएगा, बैलेंस आएगा 20% क्रेडिट सेल का, ऑफ क्रेडिट सेल। क्लियर है। अब एक और बात कि ये जो कैश सेल है वो कब मिलता है, क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ रहता है, कैश सेल का तो पैटर्न ही नहीं दिया है, क्यों दू पैटर्न, कैश सेल का मतलब क्या है, हाथों हाथ पैसे मिलते हैं, तो उसी मंथ की कैश सेल का पैसा उसी मंथ में मिलता है ठीक है, ये भूलना नहीं, उसी मंथ का उसी मंथ में कैश सेल का पैसा मिल जाता है, तो वो तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ये क्रेडिट सेल का पैटर्न दिया है, टोटल सेल का नहीं है, क्रेडिट सेल का है, ठीक है। अब आपको वो क्या पूछा है, ध्यान दो, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है, ओ माय गॉड, इसमें भी ट्विस्ट है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो मेरे को भी अभी क्लिक हो रहा है, मैं क्या बोलूं, बच्चे क्या ही करेंगे। ध्यान दो, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पूरा कलेक्शन बताओ कि ये मंथ में पूरा कैश कितना आएगा, और एक होता है जो ये अभी पूछा है कि डेटर से कितना मिलेगा। क्या फर्क है सर दोनों में, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। टोटल कलेक्शन में कैश सेल भी आ जाती है, टोटल कलेक्शन में कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों का पैसा आता है, और डेटर वर्ड आ गया मतलब कैश सेल आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्रेडिट सेल का ही कलेक्शन सिर्फ आएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या पूछा है कि डेटर से कितना कलेक्ट होगा, मतलब इसमें कैश सेल का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, लिख लो, कैश सेल का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। और अगर इस वर्ड्स को मैं बदल दूं, बस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर हटा दूं, फ्रॉम डेटर अगर हटा दूं तो आंसर बदल जाएगा, दोनों आंसर बता देता हूं, ठीक है। बोलो, तो अपन को पहले डेटर का ही निकालना है, डेटर का ही निकालना है, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल का ही अमाउंट यहां पे बताना है। बोलो कौन से मंथ का बताना है सर, मार्च का। बोलो मार्च में क्या कलेक्ट होगा, बोलो साइकिल समझो, क्रेडिट सेल का ही सोचना है पहले। तो इन्होंने क्या बोला है, जिस मंथ की क्रेडिट सेल है उसके नेक्स्ट मंथ से कलेक्शन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ में 80 और उसके और नेक्स्ट मंथ में 20% क्रेडिट सेल का। अब मार्च में क्या आएगा, मार्च में तो आएगा ही नहीं, मार्च का कलेक्शन तो अप्रैल में आएगा 80% और मई में आएगा 20%, तो मार्च की सेल का तो कुछ भी मार्च में नहीं आने वाला, क्रेडिट सेल मतलब पिछले सालों का आएगा ना इस मंथ में, पिछले मंथ का इस मंथ में आएगा, मतलब एग्जाम्पल लो फरवरी का, फरवरी की क्रेडिट सेल का 80% मार्च में आएगा और बचा हुआ 20 अप्रैल में आएगा। सिमिलरली जनवरी का जो सेल है क्रेडिट सेल, जनवरी की क्रेडिट सेल का 80% फरवरी में आएगा और बचा हुआ 20 मार्च में आएगा। तो ये पैटर्न, ये फ्लो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो मार्च में क्या क्या आएगा, एक महीना पीछे जाओ, फरवरी का 80% आएगा, फरवरी की क्रेडिट सेल का 80 आएगा, तो फरवरी का पहले क्रेडिट सेल निकालो, क्रेडिट सेल कैसा आएगा, टोटल सेल कितना है 28 लाख, बोलो 28 लाख का 60%, ये आ गया फरवरी का क्रेडिट सेल, उसका 80% आपको मिलेगा, फरवरी का 80% आपको मिलेगा, तो 28 लाख इंटू 60% इंटू 80%, तो ये आ गया 13.44। फिर और पीछे जाओ, जनवरी का पहले क्रेडिट सेल निकालो, जनवरी का टोटल सेल है 25 लैक्स इंटू 60%, ये आ गया जनवरी का क्रेडिट सेल और उसका 20% आएगा, सेकेंड मंथ मार्च आता है इसका, बोलो कितना आएगा 3 लैक्स, ठीक है। तो हमारा जो अभी का आंसर है उसमें बस ये दो ही आएंगे, मतलब 16.44। तो आंसर अगर गलती से मैंने
28.44 दिया होगा तो आप करेक्ट कर लो, ठीक है। तो करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, तो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 16.44 ही आएगा, इसमें कैश सेल इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये गलती किसी से भी हो सकती है, इंक्लूडिंग टीचर्स, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से ग्रामर पे आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं सिर्फ यहां लिखूं अमाउंट कलेक्टेड इन मार्च, ठीक है, मतलब डेटर वर्ड अगर यहां न हो तो क्या होगा, तो ये दो तो आएंगे ही, क्रेडिट सेल का जो कलेक्शन है वो ये तो आएगा ही, 13.44 आएगा ही आएगा, 3 लाख भी आएगा ही आएगा, बस कैश सेल भी आएगा। कैश सेल का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, उसी मंथ का उसी मंथ में मिल जाता है, तो मार्च मंथ में मार्च का ही मिलेगा ना। कितनी सेल है कैश में, 40% दिया हुआ है, तो बस मार्च की सेल है 30 लैक्स, 30 लैक्स का सीधे 40% यानी कि 12 लाख, 16 प्लस 12 वो आएगा 28.44 लैक्स, ठीक है। तो ध्यान दो, तो सिर्फ डेटर वर्ड हटाने से आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। दोनों लिख लो, दोनों लिख लो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, आप ध्यान दे रहे हो, आई होप सो। पॉज करके लिख लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब आप पॉज करके खुद निकाल सकते हो, ठीक है। आगे के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं खुद ट्राई कर सकते हो और आंसर टैली कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो नोट्स का आंसर है वो मैं करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जब ये पूरी सीरीज हो जाएगी ना, एक फाइनल करेक्टेड फाइल में बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आगे चल के आपको कभी कंफ्यूजन हुआ तो, ठीक है। मैं सब नोट करते जा रहा हूं मिस्टेक्स और उसको मैं करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा एक गलती शायद मेरे से सब में हो गई है, अच्छा नहीं ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये काफ़ी लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ऑनेस्टली, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं प्लस नंबर्स मैथमेटिक्स, तो मैं मानता हूँ काफ़ी बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, या उनको लगता होगा बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, ऐसा लग सकता है। बट आपको थोड़ा पेशेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि मैं अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लूँगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा, ऐसा अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। चलिए क्या है, सेल्स इन यूनिट्स दिया हुआ है, जनवरी 1000 यूनिट्स, फेब 2000, 3000, 4000, ठीक है। 20% ऑफ सेल इज ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस यानी कि कितनी होगी, 80% इज ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है। अब क्रेडिट सेल का फिर से पैटर्न दिया हुआ है, क्रेडिट सेल का 50% फॉलोइंग मंथ में मिलता है, फिर और बचा हुआ, अच्छा इसमें भी वही थोड़ा सा मैथ्स है, ध्यान दो, सॉरी ग्रामर है। यहां लिखा है 50% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी पूरे क्रेडिट सेल का 50%। अब दिया है 50%, लेकिन बेस बदल दिया है, 50% ऑफ रिमेनिंग, ऑफ क्रेडिट सेल नहीं है। ऑफ क्रेडिट सेल होता तो खत्म हो जाता, पहले 50 फिर 50 खत्म, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां बोल रहे हैं 50% का रिमेनिंग का। अब रिमेनिंग कितना हुआ, फॉलोइंग मंथ में पहला जो कलेक्शन आया वो 50% था, तो रिमेनिंग कितना हुआ 50, 50 का 50, 50 का 50 तो कितना आएगा 25, टोटल क्रेडिट सेल का, टोटल क्रेडिट सेल का 25% आएगा, ठीक है। तो 50 ऑफ रिमेनिंग कितना आएगा, 50% का 50%, दैट कम्स टू 25%, और लिखा हुआ है इसलिए देखो, एंड द बैलेंस, अगर 50-50 होता तो बैलेंस तो आता ही नहीं, अगर ये टोटल का 50 होता तो बैलेंस तो आना ही नहीं चाहिए ना भाई, 50-50 100 कलेक्ट हो गया खत्म, पर ऐसा नहीं है, ग्रामर में आपको घुमाया, ठीक है। तो बैलेंस और है इन द थर्ड मंथ, तो ये बैलेंस कितना होगा, पहले 50% फिर 25, ठीक है, तो 100 में से माइनस कर लो, तो टोटल का कितना आएगा 25 ही आएगा, ठीक है।
फर्स्ट मंथ में 50 ऑफ टोटल, सेकेंड मंथ में टोटल का आपने वो निकाल लिया 25 ही आता है, और बचा हुआ जो 25 है वो और थर्ड मंथ में कलेक्ट होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, ध्यान दो, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल एंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ठीक है, ऐसा दिया, देखो टोटल कलेक्शन नहीं बोला है, दोनों का नाम लिखा है और एंड जोड़ दिया है, मतलब पूरा कलेक्शन कितना होगा ये आपको बताना है। मतलब इसमें कैश सेल भी आएगा और क्रेडिट कलेक्शन भी आएगा। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बोलो, अप्रैल मंथ का आपको पूछा है, एक एक करके चलो निकालते हैं। बोलो सर, अप्रैल का सबसे इजी क्या है सर, कैश सेल। कैश सेल में क्या होता है, उसी मंथ का उसी मंथ में मिल जाता है, तो कैश सेल अपना कितना होगा अप्रैल का, बोलो अप्रैल में है 4000 यूनिट्स इनटू यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस 20, ये हो गया टोटल सेल। टोटल सेल का 20% कैश है, तो ये आएगा 16,000। अब जोड़ो क्रेडिट कलेक्शन। अब क्रेडिट कलेक्शन में क्या होगा, क्रेडिट कलेक्शन में क्या होगा, बोलो 50% सीधे अगले महीने में हो रहा है, मतलब अप्रैल का अप्रैल में मिलेगा ही नहीं, अप्रैल का अप्रैल में मिलेगा नहीं, उसका तो और आगे जाएगा। तो अप्रैल में किसका मिलेगा, पास्ट सेल का। ठीक है, एक मंथ पीछे जाओ, मार्च की कितनी क्रेडिट सेल का कलेक्शन कितना आएगा अप्रैल में, 50%। मार्च के लिए अप्रैल पहला मंथ है, पहले मंथ में कितना आता है 50% ऑफ क्रेडिट सेल। बोलो, तो क्रेडिट वाला अपन ले रहे हैं मार्च का, मार्च की सेल का कितना आएगा, मार्च की सेल है 3000 इंटू 20, ये हो गया टोटल सेल। अब आपको क्रेडिट सेल है, ध्यान देना बेस क्रेडिट है, सब में पहले क्रेडिट सेल निकालो। क्रेडिट सेल कितना है 80%, तो ये हमारा हुआ मार्च का क्रेडिट सेल, उसका कितना 50%। तो ध्यान देना है, एक भी परसेंटेज मिस हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा, और हो सकता है वो ऑप्शन में दिया हो। ठीक है, तो 3000 इंटू 20, ये हो गया 60,000 टोटल सेल, इसका 80% आपका क्रेडिट सेल रहा होगा और उसका 50% आपको मिलेगा, दैट इज 24,000। आ रहा है क्या, पकड़ रहे हो? चलिए फिर एक और मंथ पीछे जाओ, फेब। फेब का मार्च में 50% मिल गया होगा, 25% अप्रैल में आएगा सेकेंड मंथ में। ठीक है, 25% आएगा, तो बोलो फेब का कितना आएगा। अब ऊपर मत देखना, इसमें ऊपर मतलब जो आप लिख रहे हो ना मार्च का, वो ऊपर मत देखना, ऊपर डेटा में देखो कितना है, क्योंकि आप गलत अमाउंट ना ले लो। ठीक है, फरवरी का कितना सेल है, 2000 है, ऐसे ऊपर का ऐसे देख के मत लिखना, गलती से 3000 लिख दोगे। ठीक है, वो मैं बोल रहा हूं। तो 2000 इंटू 20, ये हो गया फरवरी मंथ का सेल, इंटू 80%, तो वो क्या हो गया क्रेडिट सेल, और उसका 25% ही मिलेगा। बोलो 2000 इंटू 20 इंटू 80% इंटू 25%, दैट कम्स टू 8000। 8000। और एक महीना पीछे जाओ, यानी जनवरी। जनवरी का देखो पहला मंथ आएगा फरवरी, 50% मिल जाएगा, फिर 25% फरवरी मिलेगा, और जो लास्ट 25% है वो अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो जनवरी का सेल बताओ, 1000 यूनिट्स इंटू 20 इंटू 80% करेंगे तो क्रेडिट सेल आएगा, और उसका लास्ट जो थर्ड 25% है वो मिलेगा 1000 इंटू 20 इंटू 80% इंटू 25%, दैट कम्स टू 4000। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा बोलो, 16 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 4, दैट कम्स टू 52,000। क्लियर है, 52,000 आ रहा है। तो बहुत इजी है, अगर आपको ये फ्लो समझ में आ गया, अगर आपको ये बस फ्लो समझ में आ गया तो बहुत इजी है, कैलकुलेटर पे ही बस आंसर निकालना है, लिखना भी नहीं पड़ेगा, माइंड में ही आप इंटू इंटू करके एम प्लस करके एमआरसी दबा दोगे। ठीक है, तो ये एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस करके एमआरसी दबा के सीधे कैलकुलेटर पे आंसर आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस के बाद वो होगा धीरे धीरे। चलिए सर बढ़े आगे, तो जिन्होंने पहले ट्राई किया होगा आई होप आपका आंसर टैली हुआ होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक इजी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें एक टफ क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो पहले इजी वाला देख लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये इजी वाला है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बोलो, इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, आ जाओ। बोलो, बजट सेल्स फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स आर 1,92,000, 2,88,000, 2,88,000, 3,36,000। ठीक है, क्वार्टरली
बजटेड सेल्स दिया हुआ है. इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स विल बी पेड फॉर अस फॉलोइंग. 75% ऑफ सेल विल बी पेड इन द क्वार्टर इन विच सेल्स वेयर मेड. ठीक है, ध्यान दो, 75% ऑफ द सेल विल बी पेड इन द क्वार्टर इन विच सेल्स वेयर मेड. ठीक है, उस क्वार्टर का उसी क्वार्टर में 75% मिल जाएगा. ठीक है, और बैलेंस जो है, ध्यान दो, ऑफ द बैलेंस लिखा है. ये भी थोड़ा सा रिलेटिव है, रिलेटिव सेंस में. ऑफ द बैलेंस जो कि कितना होगा, 25%. 25% का आधा विल बी पेड इन द quarter after the sales and remaining 50% of 25% will be paid in the quarter after this. ठीक है, तो आपको पूछा है amount of cash in quarter 3 will be. बोलो, यहां क्रैश क्रेडिट का झमेला नहीं है. ठीक है, पूरा क्रेडिट सेल है ऐसा आपको मानना है और उसका एक पैटर्न दिया है. बोलो, थर्ड क्वार्टर में क्या मिलेगा. बोलो, क्वार्टर 3 में क्या मिलेगा. अब इसमें क्वार्टर 3 का क्वार्टर 3 में ही मिल रहा है, ध्यान दो. कितना, 75%. बोलो, क्वार्टर 3 का सेल कितना है. बोलो, क्वार्टर 3 का सेल है 2,88,000 इंटू 75%. बोलो, क्वार्टर 3 का क्वार्टर 3 में मिलेगा 75%, 2,16,000. अब ध्यान दो, अब पैटर्न आगे का दिया रहता है, पैटर्न आगे का दिया रहता है, पर एक पर्टिकुलर मंथ का निकालने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा. सेल्फ स्टडी वाले ध्यान दो, पैटर्न तो आगे का ही दिया रहेगा, पर अगर आपको एक पर्टिकुलर मंथ का निकालना है, आपको पीछे जाना है कि और कौन से पिछले मंथ का इस साल में मिलेगा. ठीक है, तो Q3 में किसका किसका मिलेगा. देखो, Q2 का आएगा. Q2 का कितना आएगा, देखो ध्यान दो, पहले मैं बताता हूं. Q3 का Q3 में हो गया. अब Q2 का Q3 में कितना मिलेगा, तो Q2 का पहले निकालो, सेल कितना है 288, उसका बैलेंस निकालो. बोलो, बैलेंस कितना है 25%. 75 Q2 का Q2 में मिल गया होगा, 75% Q2 का Q2 में मिल गया होगा. Q3 में कितना आएगा, बैलेंस 25% का 50%. तो मैंने क्या निकाला, पहले ये बैलेंस निकाला, बैलेंस 25%, इसका 50% नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा, यानी Q3 में. ठीक है, तो 2,88,000 इंटू 25%, ये क्या आ गया, बैलेंस. ये क्या आ गया, बैलेंस. और ये इसका कितना नेक्स्ट क्वार्टर में मिलने वाला है, सिर्फ 50%. ठीक है, तो इनटू 50%, तो वो आ गया 36,000. कुछ भी ना समझे, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो. मैं सब क्वेश्चन का ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन का ही लैंग्वेज पढ़ रहा हूं. ठीक है, फिर Q1 का Q3 में कितना आएगा, बोलो. सेम, अब Q1 का सेल लेना पड़ेगा. मैं वही कह रहा हूं, घाई गड़बड़ करोगे यहां पे भी 2,88,000 ले लोगे. अरे भाई, Q1 का ले रहे हैं ना, तो Q1 का सेल देखो, वो है 1,92,000. उसका बैलेंस, उसका बैलेंस कितना है 25%, और उसका बैलेंस का 50% Q3 में आएगा. 1,92,000 इंटू 25% इंटू 50%, तो ये आएगा 24,000. तो टोटल Q3 का कलेक्शन कितना आएगा, 2,16,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, दैट कम्स टू 2,76,000. 2,76,000 आ रहा है ख्याल में. तो सिंपल है, बस मैथ्स है और ग्रामर है. अकाउंट्स है ही नहीं इसमें, ना कॉस्टिंग है. ठीक है, कंसेप्ट ज़्यादा है ही नहीं, सब मैथमेटिक्स है. चलिए, तो आई होप आप ध्यान देंगे. ठीक है, हर जगह पहले आपको बैलेंस निकालना है. बैलेंस निकालने के लिए पहले मैंने 25% लिया है, फिर उसका 50-50 लिया है. ठीक है, तो यहाँ 25% से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है. ठीक है, चलिए, तो ये आ गया आपका 2,76,000. ये इजी था. ठीक है, ये भी काफ़ी बच्चों को टफ लग रहा होगा, पर ये भी इजी है. टफ तो अब आएगा, टफ क्या होता है वो अब आपको पता चलेगा. चलिए, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. ये मेरे हिसाब से भी काफ़ी टफ है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चों के लिए MCQ के हिसाब से, 1 मार्क के हिसाब से काफ़ी टफ है. ठीक है, ध्यान दो, ग्रामर बहुत घुमाया हुआ है, आपको ग्रामर और मैथ्स को संभालना है. ठीक है, ध्यान दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आप पूरा ध्यान दे के सुनोगे तो. ठीक है, चलिए, सेम पैटर्न है. सेल्स इन यूनिट्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी दिया है. ठीक है,
फिर है 25% ऑफ परचेसेस। अब ये परचेस का क्वेश्चन है, ये पेमेंट का क्वेश्चन है, कलेक्शन का नहीं है, ये पेमेंट का क्वेश्चन है। सर ऊपर तो सेल दिया हुआ है, यही तो टफनेस है, दिया सेल है, निकालना फिर परचेस है, फिर परचेस का पेमेंट निकालना है, तो इसलिए थोड़ा टफ है। ठीक है, ध्यान दो, सेल दिया हुआ है पहले, फिर दिया हुआ है कि 25% ऑफ द परचेसेस आर ऑन कैश बेसिस। ठीक है, जो भी आप परचेसिंग करते हो उसका 25% कैश परचेस करते हो, एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो कितना आएगा बैलेंस? 75%, 25 कैश 75 क्रेडिट, यहां तक तो ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपको दिया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपीज पर यूनिट। परचेसिंग परचेस प्राइस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होती। तो ध्यान दो, दिस प्राइस सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो सेल दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, पहला मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये रिवर्स वर्किंग होगा क्योंकि 25% सेल का नहीं है, 20 रुपीज सेल दिया है, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दे रहे हो? तो 25% कॉस्ट पे है और अमाउंट किसका दिया है? सेल का। तो 25% को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पाप लगेगा, पाप लगेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो बेस कन्वर्जन करना है, एक एक चलो निकालते जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, परचेस प्राइस। ठीक है, बोलो 25% ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट को ले लो 100, कॉस्ट बी 100। अगर 100 कॉस्ट है तो आप निकाल सकते हो। बोलो प्रॉफिट कितना आएगा? 25% ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने 100 अज्यूम किया है, तो 25 रुपए आपका प्रॉफिट आएगा। तो सेल प्राइस कितनी होगी? बोलो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस 25 वो आ जाएगा 125। तो अब आप निकालो, अब आप निकालो कि अगर 20 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितना होगा? बेस कन्वर्जन। ठीक है, बोलो। तो सेलिंग प्राइस जो है 20 रुपए, इसको सेलिंग के बेस से डिवाइड करो। सेलिंग का बेस कितना है? 125 इंटू कॉस्ट का बेस है 100। तो 20 रुपए में कितनी कॉस्ट है आपको पता चल जाएगी। 20 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, दैट कम्स टू 16 रुपीज। तो 16 रुपीज आपकी कॉस्ट है, और सारे कैलकुलेशंस में अब हम 16 रुपीज ही लेंगे। ठीक है, चलिए। फिर है नो स्टॉक रिमेन्स एट द एंड ऑफ द मंथ, परचेसेस आर मेड। अब यहां से बवंडर चालू होता है, ध्यान दो। परचेसेस आर मेड 1 मंथ इन एडवांस। बस यही ट्रिकी है, मतलब उसी मंथ की सेल का परचेस उसी मंथ में नहीं होता, और ये होगा भी कैसे? लॉजिकल भी नहीं है ना। जो भी आपको बेचना है खरीदना तो पहले ही पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? तो सेल जो भी मंथ का है, फॉर एग्जाम्पल मार्च का जो सेल है, मार्च में जो आपको सेल करना है उसका परचेस फरवरी में करेंगे, और फरवरी में जो बेचना है उसका परचेसिंग जनवरी में करेंगे। ऐसे एक एक मंथ आपको पीछे जाना है, बस यहीं आप गड़बड़ करोगे। बाकी देखो मैथ्स आप हैंडल कर लोगे, क्योंकि हम अब 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहां अलग बात क्या है? 1 मंथ का गैप है, जो भी मंथ का सेल है उसका परचेस पिछले महीने होगा, तो अमाउंट भी पिछले महीने के हिसाब से निकलेगा। तो आपको समझना है, मैं आप अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, बस यही ट्रिकीनेस है। तो मैं एक टेबल बना के देता हूं, इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, टेबल बना लेते हैं। एक है सेल्स, बोलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सेल कितना है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, ये हो गया आपका सेल। अब मुझे बताओ परचेस कैसे होगा? परचेस कैसे होगा? 1 मंथ इन एडवांस। ठीक है, तो लास्ट से चालू करो, लास्ट से। मई मंथ की जो परचेस है, मई में क्या परचेस करेंगे? जून का, जून का डेटा दिया नहीं है, तो मई की परचेस 0 होगी, मतलब अपन को दी नहीं हुई है। अप्रैल में मैं क्या परचेस करूंगा? 1 मंथ एडवांस, मैं अप्रैल में हूं, मैं परचेस कर रहा हूं। मैं कौन से मंथ की सेल का परचेसिंग करूंगा? आने वाले मंथ का, 1 मंथ इन एडवांस। ध्यान दो, 1 मंथ इन एडवांस। तो मैं अप्रैल में परचेस करूंगा, लेकिन आने वाले महीने की सेल का करूंगा। ठीक है, तो यहां परचेस कितनी आएंगी? 5000। आए ख्याल में? एक महीना पीछे जाते जाना है, एक महीना पीछे जाना है। ठीक है,
मार्च में किसकी परचेस करूंगा? अप्रैल की। फरवरी में किसकी परचेस करूंगा? मार्च की। और जनवरी में किसकी परचेस करूंगा? फरवरी की। तो बस ये आपको ध्यान देना है, ये नंबर्स आपको लेने होंगे, ठीक है? तो एक जगह लिख लोगे तो गलती नहीं होगी। क्लियर है? अब हम पेमेंट कैसे करते हैं वो दिया है ऊपर, तो हमने पढ़ लिया था कि 25% कैश में परचेसिंग हो रही है, 25% कैश में परचेसिंग हो रही है, मतलब बचा हुआ 75% क्रेडिट पे परचेस हो रहा है। और ये क्रेडिट परचेस का पेमेंट कैसे होगा अब वो दिया है। 50% ऑफ द क्रेडिट परचेस आर पेड विद इन 1 मंथ, ठीक है? मतलब आने वाले 1 महीने में, ठीक है? सेम मंथ पे नहीं, विद इन 1 मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में। एंड द बैलेंस इन 2 मंथ्स, ठीक है? इसलिए 2 मंथ दिया है, एक अगले महीने और इसके और अगले महीने बैलेंस, ठीक है? 50-50 ऐसा उसका पैटर्न है। 50% ऑफ क्रेडिट परचेस इन नेक्स्ट मंथ और 50% इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश परचेस एंड पेमेंट टू क्रेडिटर, पूरा पूछा हुआ है, ठीक है? बोलो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ में पूरा आपको पूछा हुआ है। बोलो सर कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हमने कॉस्ट निकाल लिया, परचेस प्राइस निकाल ली, तो वो एक एलिमेंट हो गया। फिर हमने सेल से परचेस निकाल ली, अब परचेस मिल गया है। अब बस हम नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है? बोलो अप्रैल मंथ में क्या होगा? अप्रैल मंथ में पहला आएगा कैश परचेस। बोलो अप्रैल का अप्रैल में पे होगा। बोलो अब अप्रैल में आप कितनी परचेस करोगे? 5,000। ऊपर देखोगे 4,000 दिखेगा, बस इसलिए मैंने बोला नीचे लिख दो, तो आपको बार बार 1 महीना पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो अप्रैल में मैं परचेसिंग करूंगा मई के लिए, तो मैं 5,000 लूंगा, ठीक है? 5,000 मेरी क्वांटिटी आएगी, इनटू 16 रुपीज उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है? इसका 25% कैश में है, ठीक है? इसका 25% कैश में है। 5,000 इंटू 16 इंटू 25%, तो 20,000 का मेरा कैश परचेस होगा। अब मुझे बताओ क्रेडिट परचेस, बोलो क्रेडिट परचेस, 1 महीना पीछे जाओ। बोलो मार्च का जो परचेस है क्रेडिट, मार्च का जो क्रेडिट परचेस है, मार्च का जो क्रेडिट परचेस है उसका 50% अप्रैल में आएगा। अब लेकिन मार्च में तुमने परचेस किसकी की होगी? मार्च में कौन से महीने की परचेस की होगी? अप्रैल मंथ की, ठीक है? तो ये 4,000 इसलिए मैंने पहले ले लिया है। तो ध्यान दो मैं मार्च का ले रहा हूं। मार्च में आपने 4,000 क्वांटिटी खरीदी होगी 16 रुपए के हिसाब से, इसका 75% आपका क्रेडिट सेल है। ध्यान दो पहले क्रेडिट सेल निकालना है, हम क्रेडिट परचेस पे आ गए ना। अब बेस क्या होगा? क्रेडिट परचेस। तो ये हो गया टोटल परचेस और इनटू 75 किया, मतलब क्या निकला? क्रेडिट परचेस। इस क्रेडिट परचेस का 50% पे हो रहा है, ठीक है? बहुत ही ध्यान देना है। तो 4,000 इंटू 16 इंटू 75% इंटू 50%, दैट कम्स टू 24,000। अब एक और महीना पीछे जाओ, फरवरी। फरवरी में आपने जो परचेस किया होगा, ठीक है? फरवरी में वही बोल रहा हूं, ये बना ही लो टेबल, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अमाउंट लो निकालते जाओ, एक बार का टेबल बना लो, खत्म कर दो, ठीक है? तो फरवरी में आपने 3,000 लिया इंटू 16%, 16 रुपीज, ये आ गया टोटल परचेस, इंटू 75%, तो ये आ गया क्रेडिट परचेस, और इसका 50%। बोलो 3,000 इंटू 16 इंटू 75% इंटू 50%, तो ये आएगा 18,000। बोलो तो टोटल कितना आएगा? 20,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000, तो ये आएगा 62,000। 62,000, ठीक है? 62,000। तो ये इजी बन सकता है अगर आप ये टेबल बना लो। ये टेबल अगर आप बना लोगे तो इजी हो जाएगा। टेबल नहीं बनाओगे, हर मंथ में देखो ऐसे सोचोगे कि फरवरी में कौन सी परचेस की होगी, मार्च की, तो ये ऐसे बार बार आप सोच नहीं पाओगे। एक बार का ऊपर टेबल बना लो, बस टेबल से अमाउंट लेते जाओ। क्लियर है? तो गलती भी नहीं होगी, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में मोस्ट टफ क्वेश्चन यही है मेरे ख्याल से, ठीक है? और भी हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट टफ, आपको अगर लेवल देखनी है ना, तो ये हाईएस्ट लेवल है आपके पेपर की, इससे ज्यादा टफ नहीं आए। लेंदी तो है ही, लेंदी तो है ही, मैथमेटिक्स भी है, ग्रामर भी है,
और टफ भी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एकदम तोड़ क्वेश्चन है, वन ऑफ द तोड़ क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस का, ठीक है। टेबल बना लो, टेबल मैंने दिया हुआ नहीं है, टेबल बना लो, टेबल बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। ठीक है, पॉज करो, बना लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए सर, आई होप आप साथ साथ में कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा अच्छे से मैंने ब्रेकअप आपको बता दिया है। चलिए सर, अब क्या क्या है भाई, ऊपर आ जाओ, थोड़ा देख लेते एक बार लाइन से। 8 आप लिख दो पेंडिंग, 8 आप लिख दो पेंडिंग। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 में, ठीक है। चैप्टर 18 क्या है, डिसीजन मेकिंग टूल्स, ठीक है। मैंने नोट कर लिया है, तो मैं याद से आपको चैप्टर 18 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अभी नहीं समझेगा। ये ऐसा समझ लो मेरे से क्लासिफिकेशन एरर हो गई है, ये चैप्टर 18 का है, ठीक है। तो मैं नोट कर चुका हूं, ठीक है। मैं चैप्टर 18 में आपको पढ़ाऊंगा। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का एक क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में, मतलब डिसीजन मेकिंग टूल्स, ठीक है, वहां अपन कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बच गया, चलो एक क्वेश्चन बच गया है, और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब ये भी एक्चुअली आपके टेक्निकली मैं बात करूं तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। यस, यू हर्ड इट राइट, टेक्निकली ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इसमें ओवरहेड्स का कंसेप्ट लगाना है। ओवरहेड्स का जो रिकवरी रेट होता है ना, वो आपको कंसेप्ट लगाना है, और ओवरहेड्स आपके सिलेबस में नहीं है। ओवरव्यू चैप्टर में एक दो पेज का बस थ्योरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह और ये सब एब्सॉर्प्शन रेट्स कैसे निकलते हैं, ये सब आपको दिया ही नहीं हुआ। तो ये पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, मेरे हिसाब से, पर स्टिल पूछा हुआ है, और इसीलिए समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा। आप ये ना कहो कि सर ने पढ़ाया ही नहीं, सर ने तो छोड़ ही दिया, ये ना कहो, बस इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो भैया, कोई चांस नहीं है आपको समझने का, ठीक है। तो पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि एक तो उल्टा क्वेश्चन है इशू ये है, चलो सीधा पूछ लिया होता ना तो आसान हो जाता। एक तो आउट ऑफ सिलेबस पूछा है, ऊपर से उल्टा क्वेश्चन पूछा है, रिवर्स वर्किंग वाला पूछा है, तो इसलिए और समझाना थोड़ा मुश्किल है। पढ़ लेते हैं चलो। अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिकवर्स ओवरहेड्स, ठीक है, यही मैं कह रहा हूं, एब्सॉर्प्शन, ये क्या होता है यही आपको नहीं है, इसके फॉर्मूले ही नहीं है, ठीक है। रिकवर्स ओवरहेड्स ऑन अ चार्जेबल कंसल्टिंग आवर्स, budgeted overheads were 6,15,000, actual consulting hours were 32,150, overheads were under recovered by 35,000. If actual overheads were 6,94,075, what was the budgeted overhead absorption rate per hour, ठीक है। budgeted rate आपसे पूछा है। अब नॉर्मली क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली क्या किया जाता है, एक रिकवरी रेट निकाला जाता है, ठीक है। ओवरहेड्स जो हैं, ओवरहेड्स जो होते हैं, ओवरहेड्स आपको पता होंगे, ठीक है। ओवरहेड्स क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ओवरहेड्स जो होते हैं वो एक्चुअल बेसिस पे चार्ज नहीं होते। सर ये एक्चुअल बेसिस पे चार्ज नहीं होते का क्या मतलब है, जैसे मटेरियल होता है, मटेरियल आप कितना खर्चे में डालते हो, जितना लगा है। एक्चुअली 18 रुपए का मटेरियल लगा है तो 18 रुपए रिकॉर्ड होता है, लेबर 15 रुपए लगा है तो 15 रुपए रिकॉर्ड होता है। तो मटेरियल और लेबर क्या होता है, वो एक्चुअल रिकॉर्ड होता है। लेकिन ओवरहेड्स जो है, कॉस्टिंग में ओवरहेड्स जो है वो एक्चुअल रिकॉर्ड होते ही नहीं है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वो पर यूनिट लगते ही नहीं है। ओवरहेड क्या होते हैं, टोटल लगते हैं, मंथली। जैसे रेंट, रेंट महीने का फैक्ट्री का भाड़ा आपने भरा 1 लाख रुपए, बताओ एक यूनिट के लिए कितना लगा, अरे वो यूनिट वाइज लगता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है ओवरहेड्स के साथ, कि वो टोटलिटी में लगता है, पूरे फैक्ट्री के लिए लगेगा, वो भी महीने का, क्वार्टर का, साल का, ऐसा लगेगा। उसका बेस टाइम होता है, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, उसका बेस यूनिट्स नहीं होता, न वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट होता है। आप प्रोडक्शन कितना भी कर लो, फैक्ट्री भले प्रोड्यूस मत भी करो ना, तो भी रेंट भरना पड़ता है।
आ रहा है कुछ समझ में? तो ओवरहेड्स का अलग ही नेचर है, इसीलिए वो पर यूनिट बेसिस पे आप चार्ज नहीं कर सकते। तो क्या वो खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं होगा? क्या वो प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। तो वहां आपका तरीका आता है एब्सॉर्प्शन। इसीलिए जो कॉस्टिंग आप पढ़ते हो वो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें ओवरहेड्स एब्सॉर्ब होते हैं। तो उसके लिए एक रिकवरी रेट निकाला जाता है, ठीक है? और वो रिकवरी रेट कैसे निकलता है? बजटेड रेट मैं पहले बता रहा हूं। बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स या एक्चुअल आवर्स, जो भी कहो, एक्चुअल आवर्स। मतलब ये कैसे होगा कि जो भी मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरे साल का पूरे फैक्ट्री का खर्चा होगा 50 लाख रुपए, तो मैं 50 लाख ले लूंगा। और अब मेरे जो एक्चुअल आवर्स हैं, कितने मैं एक्चुअल आवर्स काम करूंगा या मशीन कितने आवर्स चलेगी, जो भी मेरा बेस होगा वो मैं एस्टिमेट करूंगा, और इससे मेरा एक रिकवरी रेट निकलेगा। और ये रिकवरी रेट कैसे काम आएगा? अब जैसे जैसे 1 घंटा काम होगा, एक एक घंटे के हिसाब से मैं बुक्स में चार्ज करते जाऊंगा। आ रहा है कुछ समझ में? पेमेंट अलग ही चलेगा, पेमेंट मंथली मंथली क्वार्टरली क्वार्टरली चलते रहेगा। हम वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम आरली या यूनिट बेसिस पे एक रेट निकाल लेंगे, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन हो रहा है या एक एक आर आपका काम हो रहा है, आर वाइज आप बुक्स में चार्ज करते जाओ। इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, ठीक है? अब जाहिर सी बात है कि आप ओवरहेड्स एस्टिमेट कर रहे हो, आप आर्स भी एस्टिमेट कर रहे हो, और साल जब खत्म होगा और जब आप एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करोगे कि साल भर का खर्चा कितना हुआ, साल भर कितने एक्चुअल आवर्स काम हुए, तो अलग ही निकलेंगे, क्योंकि ये रेट तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में निकल रहा है, और साल भर जो आपने काम किया, प्रोडक्शन किया, वो सब तो आपको साल के आखिरी में पता चलेगा। तो आपका अंदाजा और एक्चुअल फिगर्स तो अलग ही होंगे। इसीलिए कंसेप्ट आता है अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन, कि जितना एक्चुअल खर्चा हुआ जो आपको साल के आखिरी में ही पता चलेगा, जो भी एक्चुअल खर्चा हुआ, जो भी एक्चुअल आवर्स काम हुए, वो साल के आखिरी में ही एक्चुअल फिगर्स पता चलते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपको सिर्फ एस्टिमेट ही करना होता है। तो ये नंबर्स टैली नहीं होते, आप एक रेट लेके एब्जॉर्ब करते जाते हो। आए ख्याल में? तो सपोज मैंने 45 लैक्स एब्जॉर्ब किया, रेट निकाल के मैंने साल भर एब्जॉर्ब किया, साल के आखिरी में देखा कि 45 लैक्स बुक्स में चार्ज हो गए, और फिर मैंने फाइनेंशियल अकाउंट से देखा कि मैंने पेमेंट तो 50 लाख किया है, मतलब मेरा खर्चा 50 लाख है, बुक्स में कॉस्टिंग में कितना रिकॉर्ड हुआ है? सिर्फ 45 लैक्स। कम खर्चा कॉस्टिंग में रिकॉर्ड हुआ है, कम खर्चा। तो इसको क्या बोलते हैं? अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर रिकवरी। आए ख्याल में? तो यही आपको बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही बोला गया है, अंडर रिकवर्ड बाय 35,000, ठीक है? तो अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर, एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है? एक्चुअल ओवरहेड, जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो ज्यादा है, और जो बुक्स में एब्जॉर्ब हुआ है वो कम है, इसीलिए इसको कहते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है? तो इतना मेरे ख्याल से बैकग्राउंड काफी है, ध्यान दो। तो अब क्या हुआ होगा? आपको बजटेड ओवरहेड्स दिए कि आपने 6,15,000 ओवरहेड्स बजट किए थे, और एक्चुअल कितना आर्स है? 32,150, और ओवरहेड्स कितने अंडर रिकवर हुए हैं? 35,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ जरा कि अंडर रिकवरी में देखो क्या होता है, ये मैंने इसलिए लिख के दिया। अंडर रिकवरी में क्या होता है? एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला अगर मैं निकालूं, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल ओवरहेड माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है? ये उसका फॉर्मूला होगा। तो इसमें आपको एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ठीक है? समझने की कोशिश करो, यहां एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, यहां अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालना है, ठीक है? तो पहले मैं निकाल रहा हूं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू, बोलो, ये बीच में माइनस साइन है, ठीक है? एब्जॉर्ब्ड को उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, और अंडर एब्जॉर्ब्ड को इधर भेजो, मतलब माइनस करो, बोलो। तो एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस अंडर एब्जॉर्ब्ड या अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी, जो भी कहो, तो 6,94,075 माइनस 35,000। तो बुक्स में एब्जॉर्ब कितने हुए होंगे? बोलो, 6,94,075 माइनस 35,000। तो बुक्स में एक्चुअली
एब्जॉर्ब हुए हैं 659,075 एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये क्या है? एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है। और ये एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू बजटेड रिकवरी रेट, जो अपन ने पढ़ा ना, बजटेड रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आ रहा है समझ में? ये जो रेट है ये आप एक्चुअल आवर्स पे लगाते जाते हो। एक एक घंटा काम हो रहा है, एक एक घंटा आप चार्ज करते जाते हो, तो आप कितने चार्ज कर पाए होंगे? जितने एक्चुअल आवर्स हैं, क्योंकि आप एक्चुअल आवर्स के हिसाब से चार्ज करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो रेट निकलता है बजटेड रेट इनटू एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल आवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही बुक्स में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो कि अगर 10 रुपीज मेरा रेट है और 50,000 घंटे मेरे एक्चुअल थे, तो मैंने 10 रुपए करके 50,000 बार चार्ज किया होगा, तो 5 लाख रुपए बुक्स में एब्जॉर्ब हो गए होंगे। 10 रुपए इंटू 50,000, 5 लाख रुपए बुक्स में एब्जॉर्ब हो गए होंगे। तो इसमें देखो इसलिए उल्टा है, आपको एब्जॉर्ब्ड अमाउंट पता है, आपको एक्चुअल आवर्स भी पता है, इससे आपका रिकवरी रेट आएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो इसी को मैं शफल कर रहा हूं, देयरफॉर बजटेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स को उधर भेजो, एक्चुअल आवर्स लिख दो इसको, एक्चुअल आवर्स को उधर भेजो, तो एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हमने ऊपर निकाले डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स जो ऊपर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। बोलो, एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 659,075 और एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ था? 32,150। बोलो तो आपका रेट कितना रहा होगा? 659,075 डिवाइडेड बाय 32,150, तो आपका रेट रहा होगा 20.5। आए ख्याल में? तो ये उल्टा क्वेश्चन है पूरा। तो आपने 20.5 पहले निकाला, फिर आपने वो एक एक घंटा 32,150 आवर्स तक उसको एब्जॉर्ब करते गए, तो बुक्स में कितना चार्ज हुआ होगा? 659,075, पर एक्चुअल खर्चा कितना है? 694,075। तो आपने वो डिफरेंस निकाल के 35,000 अंडर एब्जॉर्प्शन निकाला। तो फ्लो ऐसा होता है, पहले रेट निकलता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करते हैं और फिर पता चलता है अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। आपको उल्टा दिया है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो जितना मैं समझा पाया मैंने समझा दिया है भाई। आप लिख लो, ठीक है, आप लिख लो, आप लिख लो, पॉज करो, लिख लो, पॉज करो, लिख लो, ठीक है। और ये भी लिख लो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये भी लिख लो, ये दो फॉर्मूले लिख लो, दो फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। तो ये था पास्ट पेपर, ठीक है। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर फिर हम ट्रैक से भटक जाएंगे और फिर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है, पर सब मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है, इंस्टीट्यूट को ये पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका बजट चैप्टर। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया सर, पर हमने डट के पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रेशो एनालिसिस, ठीक है। रेशो एनालिसिस हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर एक ही पार्ट में कर लेंगे, फिर उसके आगे हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेशो, उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना भाई। चलिए, थैंक यू सो मच।